कि मर्दों के साथ औरतों को तो फिर फजलुर रहमान साहब को फौरी तौर पे वो तमाम चीज़ें वापस करनी होंगी जो एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पे फजलुर रहमान साहब को दी हुई हैं। चीज़ें वापस करें ताकि लोग ये समझें कि फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो चुके हैं। लेकिन अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो फजलुर रहमान को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। हो सकता है आजकल में फजलुर रहमान पे कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है थोड़ा प्रेशर डाला जाए और फजलुर रहमान को हीरो बनाने की कोशिश की जाए मजीद। लेकिन लोग पता कब मानेंगे? लोग तब मानेंगे जिस दिन फजलुर रहमान को और उनके सारे भाइयों को नाअहल कर दिया जाएगा, उनके बेटे को इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया जाएगा। जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी में को 15-20 हज़ार लोगों को इकट्ठा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई 35-40 हज़ार अफराद के ऊपर FIRs हो जाएंगी, जिस दिन फजलुर रहमान पे 300 मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कारकुनान 8-8, 10-10 हज़ार की तादाद में पकड़ के जेलों में भर दिए जाएंगे, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोगों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया जाएगा, उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी जाएगी और उनकी पार्टी के लोगों को अगवा करवा के उनसे बयान दिलवाए जाएंगे कि मेरा फजलुर रहमान साहब की पार्टी से या फजलुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है, पाक फौज जिंदाबाद। जब इस किस्म के बयानात आएंगे तो फिर हमें लगेगा कि शायद अब फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब वाले रास्ते पे चल रहे हैं या वो इनकलाबी बनने जा रहे हैं। जिस दिन फजलुर रहमान समेत उनकी सीनियर क़यादत सारी की सारी जेल में चली जाएगी ना, जब फजलुर रहमान साहब को जेल में बिल्कुल ऐसे रखा जाएगा जैसे एक कैद तन्हाई है, फजलुर रहमान साहब किसी को मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ना उनकी आप तस्वीर देख पाएंगे, ना आप उनकी वीडियो देख पाएंगे, ना आप फजलुर रहमान साहब का कोई आवाज़ सुन पाएंगे, तो फिर ऐसा महसूस होगा कि जैसे फजलुर रहमान साहब अब इनकलाब के रास्ते पे चले। तो फजलुर रहमान साहब के लिए मशवरा ये है कि ये बहुत लंबा और कठिन सफ़र है, आपसे नहीं होगा। आपने बड़ी पुरसाइश ज़िंदगी गुजारी है, आप स्टेटस को का हिस्सा है, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, आप ताल्लुकात बनाकर रखें, लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। ये नूरा कुश्ती कुछ भी नहीं बेचती। अगर आपने इमरान खान बनना है तो इमरान खान वाली कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि आप इनकलाबी बन गए हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए तोहफे यानी फार्म 47 की सारी सीटें, चाहे वो सेनेट की हैं, कौमी असम्बली की हैं, सूबाई असम्बली की हैं या मखसूस नशस्तें हैं, वो सारी नशस्तें आप वापस करें और साथ ही साथ आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के लिए और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए इमरान खान साहब से और पूरी कौम से माफ़ी मांगें। तो फिर तो फजलुर रहमान साहब बात बन जाएगी। देखिए, फजलुर रहमान साहब की जगह जो असल में बंदा लड़ाई लड़ गया ना, वो जावेद हाशमी साहब है। जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार किया गया, 79 साल उनकी उम्र है, यानी 80 साल के होने वाले हैं। उनकी सालगिरह का दिन था और जिस दिन उनकी सालगिरह थी उस दिन जावेद हाशमी साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। ये आदमी वाकई अपने ज़मीर का कैदी है, ये वाकई एस्टेब्लिशमेंट का बागी है और मुज़ामत का एक मीनार है जावेद हाशमी। आप देखें ना, नवाज शरीफ कितना बदकिस्मत है। इस आदमी ने, नवाज शरीफ जब मुल्क छोड़ के चला गया डील करके परवेज़ मुशर्रफ से, तो ये आदमी तब भी डटा रहा, ये खड़ा रहा नवाज शरीफ के साथ, इसने लंबी जेलें काटी। लेकिन आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है पंजाब में और भाई की हुकूमत है वफाक में और उसी जावेद हाशमी को उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। कमाल नहीं कर दिया नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ की बेटी ने और उसके भाई ने। ये बेफैज़ ख़ानदान है। ये कल को अभी ये बाजवा के खिलाफ बोलते हैं, इससे पहले औरों के खिलाफ बोलते थे, मुशर्रफ के साथ डील की, फिर मुशर्रफ के खिलाफ बोलते रहे, अभी ये कल को आसिम मुनीर के खिलाफ भी बोलेंगे। आजकल तो ये हर वक्त ये कहते हैं ना आसिम मुनीर ये हैं वो हैं, कल को ये आसिम मुनीर के खिलाफ भी बोलेंगे, आप ये याद रखिएगा। जावेद हाशमी साहब ने जो आखिरी ट्वीट किया, वो ट्वीट जावेद हाशमी साहब का जर्नैलों के बारे में था और उन्होंने कुछ मिसालें देकर याया खान की या बाकी जर्नैलों की उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया और उन्होंने कहा कि आज भी उसी रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं। तो उसके बाद अचानक से फिर गिरफ्तारी के लिए सारा सिस्टम मुतहर्रिक हो गया और बिलाखिर जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर कोई इस वक्त इनकलाबी है तो जावेद हाशमी है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। 1000 मौलाना फजलुर रहमान निकलते हैं एक जावेद हाशमी में से और जावेद हाशमी अपने मुंह से कह चुके हैं कि जो तकलीफ़ें और जेल इमरान खान ने काटी है मैंने कभी नहीं काटी या इतनी तकालीफ तो हमने भी कभी नहीं देखी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लगे हाथों में आपको बता देता हूं कितना इजाफा किया गया, कैसे इजाफा किया गया। एक नया फार्मूला लेकर आई है हुकूमत। एक तो जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया 31 रुपए से जायद और पेट्रोल 5.5 रुपए। तो 31 रुपए से जायद डीजल की कीमत में इजाफा किया गया उस वक्त जब किसान को डीजल की जरूरत होती है। बहरहाल इन्होंने इजाफा कर दिया और आम आदमी की कमर में एक और छुरा घोंप दिया। लेकिन एक नया काम भी किया इन्होंने किया यह कि अब रोजाना की बुनियाद वाला फार्मूला है
यानी पहले तो ये होता था ना कि 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या ज्यादा होंगी तो उसका फैसला हो जाता था, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पर यह फैसला हुआ करेगा। यानी आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, कल थोड़ी सी कम करके परसों फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये करते हुए उन्होंने कहा जी हमने अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। और जब ये वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो उस वक्त सामने जो लोग बैठे हुए थे वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी शक्लें सहाफ़ी भी नहीं पहचानते। आप अंदाजा करें कि 2 वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहां पे अली परवेज मलिक थे और अता तारड़ थे। ये 2 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई पहचानता ही नहीं है, यानी उनमें से कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा यार पता नहीं, ये कोई मुलाजिम है किसी महकमे के, इनको लाके यहाँ बैठा दिया है और सहाफ़ियों के बगैर ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। यानी अब ये सहाफ़ियों से भी डरना शुरू हो गए, इनके ये हालात हो गए। तो अपने चंद बंदे छोटे मोटे बुला के तो इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनाब अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, आम आदमी के ऊपर हम बोझ नहीं डाल रहे। ये एक तरफ दावा, और दूसरी तरफ लेवी कितनी है? 80 रुपए। 80 रुपए तो इजाफी लेवी वसूल कर रहे हैं, बाकी टैक्सेस अलग हैं, और कह रहे हैं कि हम आम आदमी पे बोझ नहीं डाल रहे टैक्सों का। तो ये क्या डाला हुआ है अपने आम आदमी के ऊपर? तो अब ये करेंगे ये कि आलमी मंडी में जैसे ही थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी ना, उसी दिन पाकिस्तान में बढ़ा देंगे, और जैसे ही आलमी मंडी में कीमत कम होगी ना, तो ये कहेंगे जी 15 दिन बाद पेट्रोल आएगा, हम कम करेंगे। यानी 1.5 महीने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये करेंगे वही जो ये पहले से करते आए, कीमत बढ़ानी है तो एकदम बढ़ाएंगे, कम करनी है तो बहुत दिन बाद कम करेंगे, और आवाम की जेब के ऊपर डाके डालेंगे। रोजाना की बुनियाद पे इसलिए कर रहे हैं कि जब ये 15 दिन बाद करते हैं ना तो खबर बन जाती है। रोजाना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाएंगे कि यार ये तो रोज का काम है, ये कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या खबर करें। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला इसीलिए ये लेकर आए हैं कि खबर ना बने, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो, और पेट्रोल की कीमत जब कम करें तो वो देर से करें, और जब बढ़ाएं तो वो फौरी तौर पे बढ़ाएं। मुराद सईद का एक ट्वीट आया नाजरीन, उसमें जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि हम ये समझते थे कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, सवेला अफरीदी की या मीना खान अफरीदी या बाकी लोग जितने भी हैं, शाहिद खटक वगैरह, ये सब लोग, ये मुराद सईद की टीम है, हमें ये लगता था। लेकिन आज मुराद सईद ने एक जुमले में ये बात क्लियर कर दी कि उनका इनसे कोई राब्ता नहीं है, और जो गिले शिकवे उन्होंने किए हैं अपने इलाके की एक यूनिवर्सिटी कैसे ज़मीन पे कब्जा हुआ, किस तरह वो छुड़वाया गया, कैसे वहाँ पे मिलिट्री आके बैठ गई, वो सारी चीज़ें, और किस तरह जर्नैल उन पे दबाव डालते रहे कि जनाब आप ठेका हमें दे दें। रिटायर्ड जर्नैल उन्हें कहते रहे जी ठेका आप हमें दें और हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो मुराद सईद ने कहा जी ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो कानून और आइन के मुताबिक होगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सारा कुछ उन्हीं के लिए है जिनके पास डंडा है। मिसाल के तौर पे ये PIA वाली मिसाल मैं आपको दे देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। PIA के जिम्मे 4.5 अरब रुपए के टैक्स और जुर्माने और सरचार्ज माफ कर दिए गए। आप देखें कैसा मजा आ रहा है ना आपको। 10 अरब रुपए का PIA पहले बेचा, 14 अरब रुपए से जायद की प्रॉपर्टी साथ दे दी, और अब उसके 4.5 अरब रुपए के जुर्माने, टैक्सेस और जो सरचार्ज हैं वो भी माफ कर दिए गए। तो देखें ना, जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो ऐसे देते हैं। फौजी फाउंडेशन और उनके दीगर साथी PIA को ले गए। अब जब से उन्होंने लिया है PIA पे नवाजिशात, अनायात, सब कुछ उनको दिया जा रहा है। खानम ने जवाब दिया है उन तमाम लोगों को जो एतराज़ कर रहे थे कि वो कुमौरीसी सियासत है और वो क्यों अपने भाई के लिए बाहर निकल रही हैं, या वो खुद क्यों तहरीक चलाने के लिए निकली हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तो निकली नहीं, ना उन्होंने कोई वजीर बनना है, मुशीर बनना है, सेनेटर बनना है, कुछ भी ऐसा उनका तो है नहीं। वो तो अपने भाई के लिए आई है, और वो पहले भी ये करती रही हैं, आज भी वो यही कर रही हैं। कई दफ़ा उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया, टॉर्चर भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद वो इस पर डटी रहीं। अब उन्होंने बड़ा साफ जवाब दिया है जितने लोग तनकीद करने वाले हैं उनको, हम बिल्कुल मौरूसी हैं, हम अपने भाई के लिए खड़े होंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता, हम इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे और इमरान खान को जेल से बाहर निकालेंगे। जिसको मुज़ाहमत नहीं करनी, जिसको ताने कसने हैं, जिसको चीखें मारनी हैं, वो जाकर बूट चमकाए। इमरान खान साहब के नाम पर ओहदों के मजे आप लूटें और फिर मौरूसियत की चीखें भी आप मारें। बल्कि नाज़रीन आप ऐसा करेंगे, मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाऊं, इससे बेहतर है कि आप सुन लें कि अलीमा खानम ने क्या कहा इस हवाले से। बड़ी वजाहत के साथ उन्होंने कह दिया और साफ उन्होंने जवाब दिया कि जिसने जो करना करे
और हम तो खुलकर जो इमरान खान का मौक़िफ़ है वही कौम के सामने रखेंगे और किसी को उनकी कैद तन्हाई का गलत फ़ायदा उठाकर गलत इन्फॉर्मेशन बाहर पहुंचाने की या सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। तो ये बड़ा क्लियरली एक मौक़िफ़ आ गया। काजी फायद ईसा सबसे बड़ा मुजरिम है इस कौम का। यानी अगर आप टॉप के बड़े बड़े मुजरिम निकालें ना, तो एक तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जनरल बाजवा, उसके बाद बारी आ जाती है जनरल आसिम मुनीर की, फिर बीच में नदीम अंजुम ने बहुत तबाही फेरी। अभी जो DGISI है वो गो के ज़्यादा मीडिया के अंदर डिस्कस नहीं होते, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो DGISI है। जो कुछ भी आज सेक्टर कमांडर्स कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जाती है हर तरफ। तो जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें जहां मिलिट्री के लोग मौजूद थे जिन्होंने गलत किया, कुछ सियासतदान उनके सहूलतकार बने, वहीं पे जजेस में कुछ ऐसे घटिया किरदार थे जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसमें जो सबसे मकरूह किरदार था, सबसे घटिया किरदार था, वो काजी फायद ईसा का था। आज जो चीफ जस्टिस है या अफरीदी, याद रखिएगा इस आदमी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। इसने कंप्रोमाइज किया और अदालत का हुलिया ही बिगाड़ दिया। इसने हर वो केस दबाया और हर उस चीज को दबाकर बैठ गया जिस चीज से इंसाफ मिल सकता था या पाकिस्तान में अदलिया बच सकती थी। आज अदलिया जितनी कंप्रोमाइज्ड और कमजोर है, उसकी सबसे बड़ी वजह, काजी फायद ईसा से भी ज्यादा बड़ी वजह, वो या अफरीदी है। लेकिन बुनियाद इन सारी चीजों की काजी फायद ईसा ने रखी थी। काजी फायद ईसा ने एक फैसला दिया था बड़े गुस्से में आके, मुनाल रेस्टोरेंट वाला, वहां मुनाल की दीवारों पे अभी भी लिखा हुआ है, काजी फायद ईसा को गालियां लिखी हुई हैं लोगों ने। बेशुमार लोग वहां काम करते थे, वो रेस्टोरेंट चलता था, काम ठीक चल रहा था, पता नहीं काजी को क्या तकलीफ हुई, इसने वो बंद कर दिया पकड़ के। और अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा, जो आईनी अदालत है, आईनी अदालत का अब जो ऐसे केसेस, जो क्रिमिनल केसेस हैं या दीगर जो मामला है, उनसे क्या ताल्लुक है? आईनी अदालत में आईनी मामला जाने चाहिए थे कि जनाब आइन की ये तरमीम हो रही है, इसके बारे में बता दें, आइन के अंदर ये शिक तब्दील हो रही है, इसके बारे में बता दें, ये एक कानूनी और आइनी नुक्ता है, इसके अंदर जरा वजाहत फरमा दें। वो चीजें आइनी अदालत में जानी चाहिए थी, वो तो जाती नहीं। अब जो बाकायदा फौजदारी मुकदमात हैं वो भी आइनी अदालतों में चले जाते हैं। और इमरान खान को फंसाने के लिए ये सब किया गया कि इमरान खान के मामलात और मुकदमात भी आइनी अदालतों में पहुंचाए जाएं, क्योंकि आइनी अदालतों में वो नौरतन बैठे हुए हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मंशा के बगैर फैसला ही नहीं करते। वजह यह है कि यह निरी शर्मिंदगी है और कुछ भी नहीं है। जुल्फिकार दी भुट्टो को फांसी देने वाले जज की औलाद किधर है? कोई बंदा मिलता है आपको बड़े फखर से बताता हुआ जी मैं उसकी औलाद हूं? कोई नहीं मिलता आपको। वजह क्या है? वजह सादी है कि वो ऐसा गंद मार के गए कि उनकी अपनी नस्लें उनको ओन नहीं कर रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने अपने बेटे को बचाया, उसने 2 औरतें गाड़ी के नीचे देकर कुचल दी, मार दी सड़क के ऊपर। गैर कानूनी गाड़ी थी, लाइसेंस भी नहीं था, उसने मार दिया, वो बच्चा घर चला गया। याद रखिएगा ये बच्चा और इसकी औलाद आने वाले वक्त में अपने बाप के कारनामों की वजह से अपने बाप का तारुफ नहीं करवा सकेंगे कि मैं फलाने जज का बच्चा हूं। ये आप याद रखिएगा। जो भी इज्जतदार आदमी होगा ना मुस्तकबिल में, वो अगर इन जजों के खानदान से होगा तो इन जजों के साथ अपना तारुफ करवाने में शर्मिंदगी महसूस करेगा। नाज़रीन, बलूचिस्तान में देखें ना, जजेस इंसाफ देते होते तो ये हालत तो ना होती पाकिस्तान में। बलूचिस्तान में आज कितने दिन हो गए वो लोग अपनी मैयतें लेकर बैठे हुए हैं प्यारों की, और ये प्यारे कोई ऐसे नहीं है कि राह चलते राहगीर हैं जो मारे गए, नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं। ये तनख्वाह लेते थे सरकार से और ये अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। इनको मदद नहीं दी गई, इनको हथियार और गोलियां नहीं दी गई, इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया। ये लड़ते रहे और शहीद होते रहे, लड़ते रहे और शहीद होते रहे। अब वहां लोग लाशें लेकर बैठे हैं, 30 एहलकारों की लाशें, शदीद गर्मी है, लेकिन सियासतदानों के सीने में दिल ही नहीं है। अपोजिशन के लोग वहां जाते हैं, हुकूमत उनकी तरफ जाती ही नहीं, उनकी बातें नहीं सुनती। अभी ये सुलह कराने के लिए पहुंच गया एक तुर्की में, फील्ड मार्शल तुर्की में और वजीर आजम कतर में, उधर सुलह कराने पहुंच गए। इधर कश्मीर में आग लगी हुई है, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, तो कोई फिक्र नहीं इनको। और बीच जिधर तुम्हारी ड्यूटी है, जिधर तुम्हें तनख्वाह मिलती है, जिसकी वफादारी का हलफ उठाया हुआ है, उधर आग लगी हुई है। उस लगी हुई आग को छोड़कर परायों की चाकरी करने पहुंच गए। एक कतर चले गए, एक तुर्की चले गए कि जनाब हम जाके दुनिया की आग बुझाएं। और दुनिया बड़ी सियाणी है, वो अपनी आग खुद बुझा लेगी। वो कैलकुलेट करके लड़ते हैं, उन्हें पता है कितना मुनाफा है, कितना नुकसान है, और वो जानते हैं कि उन्होंने कितनी लड़ाई लड़नी है। ना अमेरिका ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है, ना ईरान ने आपके कहने पे लड़ाई से रुकना है। वो अपने अपने मफाद के लिए, जब उन्हें चाहिए होता है कि लड़ाई रोकनी है तो आपको बीच में डाल लेते हैं फेस सेविंग के लिए, और जब उन्हें चाहिए होता है लड़ाई दोबारा लड़नी है तो वो आपका फोन भी नहीं उठाते, आपकी बात भी नहीं सुनते।
दुनिया की आपको फिक्र पड़ी हुई है, दुबले हुए जा रहे हैं आप, कभी इस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में, कभी उस मुल्क में। जनाब हम सालसी करवा रहे हैं, सालिस की हैसियत होती है भाई। आप सिर्फ सहूलतकारी करवा रहे हैं, फेस सेविंग दे रहे हैं दोनों को, और कुछ नहीं कर रहे। और ये सारी सिचुएशन जो खड़ी हो गई है पाकिस्तान के अंदर, इसको कौन ठीक करेगा? यानी उधर सबको मैं मिलने के लिए तैयार हूं, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे, तमाम फ्रीकैन से बातचीत करेंगे। सूडान के अंदर जनाब हम जाके सुलह करवाएंगे, लेकिन बलूचिस्तान में जो हमारे अपने एहलकार शहीद हो गए, अब फर्ज करें ना, अगर ये एहलकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी जलसे की कवरेज करते हुए, उसको रोकते हुए, या कोई नाका लगाते हुए किसी राह चलती गाड़ी के नीचे आके शहीद हो जाते ना, तो आंखों से अंगारे निकल रहे होते और एक कंधा होता वजीर आजम का और एक कंधा होता फील्ड मार्शल का, ये उस एहलकार के जनाजे को कंधा दे रहे होते और कहते हैं कि हम पीटीआई को नेस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन क्योंकि दहशतगर्दों ने मारा है। वो देखे ना अचकजई साहब का स्टेटमेंट, अचकजई साहब ने जो बात की है ये फेंकने वाली बात नहीं है, इसके ऊपर सबको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में वसाइल दरियाफ्त हुए, यानी वहां पे मादनियात निकली, और उसके बाद वजीरिस्तान के लोगों को बेघर कर दिया गया, और अब ज़राऊन के इलाके में लोगों को बेघर किया जा रहा है। ये बात जहां जहां पे मैं आपको थोड़े दिन पहले बता रहा था, आज अचकजई ने वही बात कर दी। याद रखिएगा ये जो अटैक हो रहा है ये पश्तून बेल्ट में हो रहा है, ये बलोच बेल्ट नहीं है। और पश्तून बेल्ट में अचकजई के बहुत ताल्लुकात भी हैं और इन्फ्लुएंस भी है, तो ये अच्छे से जानते हैं कि वहां क्या निकला और क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी वजीरिस्तान में जब वसाइल दरियाफ्त होते हैं या मादनियात निकलती हैं तो वहां लोग बेघर हो जाते हैं, ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं। अब यही काम ज़रगून में किया जा रहा है, बलूचिस्तान में किया जा रहा है, और इस ज्यादती के खिलाफ उन्होंने कहा जी हम खड़े होंगे। अगर मैं खड़ा ना हुआ तो फिर मैं ना पश्तून होऊंगा और ना मुसलमान होऊंगा। फजलुर रहमान साहब ने एक नुक्ता उठाया और बड़ा वैलिड पॉइंट है जो उन्होंने उठाया, कसूर वाले जलसे में मिस हो गया था। उन्होंने कहा जनाब हमारे मुल्क की हालत यह है कि हिंदुस्तान के साथ पूरी सरहद हमारी बंद है, कोई बातचीत, कोई तिजारत, कोई चीज हम उनके साथ कर ही नहीं पा रहे, वो तो हमारा पानी भी रोक रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ पूरी सरहद बंद है, मगरबी सरहदें भी हमारी बंद है, मशरकी सरहदें भी हमारी बंद है। ईरान के साथ हालात ऐसे हैं कि ना वो अच्छे हैं ना बुरे हैं। चीन अपना एतमाद पाकिस्तान से उठा चुका है। तो वो कहते हैं जी एक छोटा सा कॉरिडोर है जो अगर तजारत के लिए खुलता है अफगानिस्तान के साथ आपका, तो आपने उनको भी बंद कर दिया। हमने इनको धोखे दिए हैं, हमने इनकी सरमायाकारी का रास्ता रोका है। इस वक्त पाकिस्तान महसूर है, हुक्मरानों की पॉलिसियों के हाथों महसूर है, और हुक्मरान इसलिए मजबूर हैं कि वो भी तो महसूर है, यानी हुक्मरान जो है उनके ऊपर कंट्रोल जो है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है। ये तो सूरत हाल है बलूचिस्तान की, और पाकिस्तान खित्ते में अकेला होता चला जा रहा है। ये जाके पूरी दुनिया से जफियां डाल रहे हैं, लेकिन यहां खित्ते में हमारी सिचुएशन क्या है कि हम ईरान के साथ पूरा बॉर्डर हमारा ऑलमोस्ट सील है, वहां से सिर्फ स्मगलिंग होती है। बलूचिस्तान के साथ पूरा बॉर्डर बंद है। चाइना जो है उसके साथ ताल्लुकात आपको आइडिया ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया के साथ आपका फड्डा है। देखिए अफगानिस्तान को 6 मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, किसी मुल्क में इतनी दहशतगर्दी नहीं है जितनी पाकिस्तान में है, तो भाई हमारे मुल्क में क्यों है? ये अफगानियों का इतना लंबा बॉर्डर लगता है जाके ईरान के साथ, ऊपर बाकी सारे मुल्क हैं, किर्गिस्तान के साथ लगता है, मेरे ख्याल में ताजिकिस्तान के साथ लगता है, और भी ममालिक हैं, चाइना, ये सारे ममालिक के साथ उसका बॉर्डर लगता है। दहशतगर्दी सिर्फ हमारे मुल्क में क्यों आती है? बाकी मुल्कों में यह दहशतगर्दी क्यों नहीं जाती? इस सवाल का जवाब है किसी के पास? मेरे पास तो नहीं है। अगर आइंदा कोई डीजी या एसपीआर साहब बुलाएं सहाफियों को मिलने के लिए, तो उनसे यह जरूर पूछें कि जनाब अफगानिस्तान में 6 मुल्कों का बॉर्डर है, सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और आप कहते हैं जी अफगानिस्तान करवा रहा है और फितनातुल खवारिज अल हिंदुस्तान, तो हमारे पे यह क्यों हो रहा है, बाकियों पे क्यों नहीं हो रहा? यह सवाल पूछना चाहिए। एक और चीज नाज़रीन, आजाद कश्मीर में आटे का बहरान शदीद होता जा रहा है। अब क्योंकि बहुत सारे ट्रक रोके हुए थे पंजाब और कश्मीर की सरहद के ऊपर, और उन ट्रकों को गंदम ले जाकर कश्मीर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। अद्वियात भी रोकी गई, खुराक भी रोकी गई। कश्मीरी इस पे बहुत एहतजाज भी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ग़िज़ाई किल्लत के शदीद खदशात हैं। तो अब किया यह है हुकूमत ने कि क्योंकि ट्रकों को बार बार लोग आकर देखते थे, उसकी वीडियो बनाते थे और बताते थे कि जनाब ये देखिए ट्रक खड़े, इनको कश्मीर में दाखिल नहीं होने दे रहे, तो सरकार ने इन ट्रकों को वापस रवाना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती कहा कि ट्रक यहां से हटाएं इस शाहराह से और इनको वापस ले जाएं पीछे। यहां गंदम के ट्रक खड़े होते हैं, लोग देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, जो लोग क्रॉसिंग करते हैं वो वीडियोस बनाते हैं और बताते हैं कि पाकिस्तान आजाद कश्मीर में इस वक्त खुराक नहीं जाने दे रहा।
लिहाजा आप ये ट्रक यहां से हटा दें। तो वहां से जनाब ट्रकों को हटा दिया गया। लेकिन दूसरे मनाजिर जो मैंने देखे आज़ाद कश्मीर में, बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं एहतजाज करने के लिए। ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, स्कूलों के यूनिफॉर्म्स में आ रहे हैं, वहां पे आकर बात कर रहे हैं। तो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर सरकार नाकाम रही है।